साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गए और कुछ निराशा ही हुई, क्योंकि नई सरकार से ये उम्मीद रहती है कि तेज चलेगी। हम लोग चाह रहे थे 72 सीटर ETR एक नियमित वायु सेवा के रूप में हो और रायपुर को पिकअप चलता, ऐसा मेरे मन में था। 2023 में विधानसभा से पारित हो गया था और गवर्नर साहब की भी मंजूरी मिल गई थी, तो कानून के रूप में है। समूह के हकों के संदर्भ में बातें हो तो उसमें अगर पत्रकार उठा रहे हैं तो उनके ऊपर अनैतिक दबाव। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिग्गज नाम श्री TS सिंहदेव, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, जो कांग्रेस शासन में उप मुख्यमंत्री भी रहे। सरगुजा रियासत के महाराज कहे जाने वाले TS बाबा से हमारे संवाददाता विनीत मिश्रा ने खास बातचीत की, जिसमें TS सिंहदेव ने बताया कि भाजपा की सरकार के विकास की रफ्तार धीमी है। वहीं पत्रकार सुरक्षा को लेकर कहा कि कांग्रेस ने 2023 में ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दिया था, पर उस पर वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दे रही और पत्रकारों पर हो रहे हमले हम सबकी क्षति है। आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जन सेतु में आपका हार्दिक स्वागत है। जन सेतु के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव से। सरगुजा रियासत के महाराज TS सिंहदेव विगत कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और सरगुजा क्षेत्र की राजनीति कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि महाराज जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनका स्वागत करते हैं। बाबा प्रणाम। सबसे पहला सवाल बाबा मेरा ये रहेगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को 1 साल बीत चुके हैं, क्या देखते हैं, किस रूप में क्या विकास हो रहा है या क्राइम का ग्राफ बढ़ा है? अब तो 1 साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गए और कुछ निराशा ही हुई, क्योंकि नई सरकार से ये उम्मीद रहती है कि तेज चलेगी। मौका मिलता है, नए मुख्यमंत्री हैं, नया मंत्रिमंडल है, उत्साह होगा और ये हम करना चाहेंगे, ये करेंगे और तेजी से काम चालू हो जाता है। पहले 1-2 महीना छोड़ दें, लेकिन अब तो वो 1-2 महीना बीते, 1 साल और बीत गया, तो वो रफ्तार काम के प्रगति में एकदम नहीं है, एकदम ही नहीं। सरगुजा क्षेत्र के जो निवासी हैं वो सरगुजा का CM चाहते थे, कांग्रेस के समय में भी, भाजपा में भी बनाया गया, जसपुर से हैं हमारे CM महोदय। सरगुजा के विकास को किस रूप में TS सिंहदेव देखते हैं? तो सरगुजा में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, आवागमन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन की सुविधा नहीं थी, हवाई जहाज तो सोचना बहुत दूर था। आपके पॉलिटेक्निक हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, नर्सिंग कॉलेज हो गए जी। तो विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा मूलभूत परिवर्तन हुआ और इस भौतिक विकास के साथ आप लोगों की स्थिति को अगर देखिए तो लोग कहते थे कि कितने लोगों के पाँव पे चप्पल जूते थे जी, कपड़े किस प्रकार के थे, धोती हो गया, कुर्ता हो गया, चादर हो गया, पारंपरिक और बिजली की क्या स्थिति थी, घरों में जो सुविधाएं आपको चाहिए, तो तुलना ही नहीं की जा सकती है कि आज़ादी के बाद में सरगुजा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। मेरा सवाल ये था बाबा कि सरगुजा के CM जसपुर से चुने गए हैं, उसके बाद सरगुजा में क्या विकास देखने को मिल रहा है या क्या आशा की जा सकती है कि सरगुजा में विकास होगा? उम्मीद तो रहती है कि क्षेत्र के व्यक्ति हैं, लेकिन अब वो पहले कुनकुरी को देखेंगे, जशपुर को देखेंगे, उनका नजर अगर उसके आगे के क्षेत्रों में जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रायगढ़ लोकसभा को पहले देख लें जी, फिर सरगुजा की तरफ ध्यान आए। सरगुजा वासी इस बात को जानते थे बाबा कि जो एयरपोर्ट पे मेहनत हुई, जो हवाई जहाज सरगुजा को लाने, वो TS सिंहदेव की मेहनत थी। लोगों का दबाव था कि कब चालू होगा, कब चालू होगा। मिलके हम लोगों ने काफी पहल की थी और इसके सैंक्शंस, निर्माण से लेके अनुमति लेना बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा।
यानी कई बार केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ भी हम लोग गए, अलग अलग मंत्री थे, उनसे भी मुलाकात की। अंततः ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब रहे तो हम लोग को क्लियरेंसेस मिल पाए। लेकिन हम लोग चाह रहे थे 72 सीटर ETR एक नियमित वायु सेवा के रूप में हो और रायपुर को पिकअप चलता, ऐसा मेरे मन में था। तो ATR नहीं मिल पाया। कंपनियों से मैंने भी बात की थी, उनके CEO हैं, उन लोगों से भी बात की थी, तो उन लोगों ने साफ मन से बताया था कि एयरलाइन से चर्चा हो रही है, गोएयर हैं और भी हवाई जहाज की निजी, अब तो सब निजी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की तो कंपनी बची नहीं। तो उनके पास 24 एक अगर ATR विमान है तो करीब करीब आधे के जो इंजन हैं वो जीवन उनका समाप्त हो चुका है, तो वो चलने की ही स्थिति में नहीं है, उनको रिस्क लेके चलाया नहीं जा सकता। तो मैंने कहा था कि नए इंजन की व्यवस्था हो ये सब रूट के लिए, और कंपनियों से बात हो रही थी, तो ATR तो मिला नहीं। और जो देर हो रही थी तो एक मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों ने दबाव सा बनाया होगा वर्तमान सरकार पे कि भाई चालू करिए। तो ये उड़ान स्कीम के माध्यम से 19 सीटर 4 बार उद्घाटन हुआ बाबा जी। इसमें उत्सुकता इतनी थी कि हर आदमी चाह रहा था कि जल्दी से चालू करें। उद्घाटन तो औपचारिक मेरे ख्याल से एक ही बार हुआ, और उस बीच में पहले मुख्यमंत्री जी आए थे तो ट्रायल लैंडिंग थी जी, टेस्टिंग चल रही थी। दिल्ली की भी जो DG डायरेक्टर जनरल एविएशन की जो कॉर्पोरेशन है वो टेस्टिंग कर रहे थे, और टेस्टिंग में हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे हवाई जहाज को भी उतार लीजिए, बाकी छोटे हवाई जहाज तो उतर ही रहे थे जी। ट्रेन की बात करें बाबा जी, तो जो रेल अंबिकापुर से दिल्ली जाती है वो 3 दिन ही जा रही है। प्लेटफॉर्म की कमी है अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में। जबलपुर से जो एक्सप्रेस आती है 1 घंटे कमलपुर पे खड़ी रहती है। इस ओर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बाबा? निश्चित रूप से देना चाहिए, और पत्राचार हम सब करते रहे हैं। प्रायोरिटी नहीं मिल रही हमको, जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही। दिल्ली की भी है, देखिए डेली चलेगी तो एक अलग स्थिति रहेगी, हफ्ते में 3 दिन चलाइएगा तो पैसेंजर का भी दिमाग रहता है, फिर कोई और दूसरे ट्रेन को जाओ तो इस ट्रेन में बैठेंगे ही, टिकट ही नहीं लेंगे इस ट्रेन का, तो लोग कहेंगे कि यहाँ से तो चलती नहीं है, पैसेंजर ही नहीं मिलते। आज आर्थिक पहलू भी देखना आवश्यक है कि भाई पब्लिक के पैसे लगे हैं रेलवे में, तो घाटे में नहीं चलाना जी। सरकार के ऊपर दबाव भी आता है और पब्लिक का पैसा भी व्यर्थ जाता हुआ दिखता है। तो ऐसे किसी काम में मत लगाइए कि जो लाभदायक ना हो या कम से कम हानिकारक ना हो आर्थिक दृष्टिकोण से। तो इसमें पहल होनी चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव आने वाला है, कांग्रेस किस रूप में तैयारी कर रही है बाबा जी, और कैसी आप लोगों की योजना है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? 6-8 महीने से प्रदेश स्तर पे भी और सरगुजा में भी आपस में चर्चा करके कांग्रेस की जो संगठन की इकाइयां हैं, जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, इन लोगों को पहले से कहा गया है कि आप हर वार्ड में समितियों का गठन करें। कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले युवाओं का, महिलाओं का, पुरुषों के आप एक कमेटी बनाएं, और उन कमेटियों के माध्यम से आप एक नाम तय करें, यथासंभव एक नाम तय करें, और वैसी प्रक्रिया पूरी करके जो नाम आता है और टिकट फाइनल मानिए। अगर नहीं होता है तो जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उसी समिति के सामने आप गुप्त मतदान करा दीजिए, कि ऊपर मत भेजिए। लोगों के बीच में जो वार्ड के मतदाता हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्हीं के बीच में तय करिए कि भाई किसको कौन चाह रहा है। कि बाबा ने इनको टिकट दे दिया तो आपने उनको टिकट दे दिया, तो तीसरे ने किसी को टिकट दे दिया, ये बात नहीं होनी चाहिए। उसमें जीतने के भी चांसेस फिर कम होते हैं। ये तो ऊपर से आ गया, ये तो सिफारिश से ले आया, हम किसी और को चाहते थे, तो ये पहल। आखिरी सवाल मेरा बाबा जी आपसे ये रहेगा, पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है छत्तीसगढ़ में। अभी जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पत्रकारों के ठिकानों पे जेसीबी चला दी जाती है सच लिखने के कारण, तो कहीं हत्या हो जा रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये मानसिकता संकीर्ण होती चली जा रही है। प्रजातंत्र में खुलापन आवश्यक है, अनिवार्य है, और आलोचना के लिए 100% वातावरण खुला होना चाहिए। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और आलोचना नहीं सुन सकते तो आप जनप्रतिनिधि होने के काबिल नहीं हैं।
प्रजातंत्र का आधार ही यही है कि स्वच्छ आलोचना हो, और आलोचना से आप सतर्क भी होइए और जानकारी हासिल करिए कि आलोचना का आधार क्या है, तथ्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, और उसको सुधार करिए। तो जो आपके पास जानकारी है उसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से, मीडिया की स्वस्थ आलोचना कह लीजिए, उसके माध्यम से बहुत जानकारियां लगती हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया था, क्या उसको भाजपा नहीं निभा रही है? क्या कानून लागू मीडिया के लिए नहीं है? मुझे लगता है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि 2023 में विधानसभा से पारित हो गया था और गवर्नर साहब की भी मंजूरी मिल गई थी, तो कानून के रूप में है। होता यह है कि जो प्रावधान उसमें है लगभग वो प्रावधान आईपीसी में भी रहते हैं, तो वो डबलिंग सा हो जाता है। लेकिन एक वर्ग है विशेष जो अगर अपने आप को असुरक्षित मानते हैं वो कानून की मांग करते हैं। ST/SC वर्ग, हमारे साथ अत्याचार होता है तो अलग कानून, हाँ, कानून में प्रावधान पहले से ही है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे नाम से अगर कानून बनाया जाएगा तो हमारे हितों की और बेहतर रक्षा होगी। महिलाओं को देखिए इसी तरह से हुआ, निर्भया वाला जो बहुत ही दुखद हादसा हुआ था, प्रकरण हुआ था, उसके बाद में एक बात उठी तो महिला कानून, एक और सशक्त महिला कानून है, प्रावधान थे, लेकिन उसको महिला इसी तरह से जब घोषणा पत्र बन रहा था तो 3 समूहों ने छत्तीसगढ़ में मेरे से भी अपनी बात रखी थी। एक पत्रकार थे, एक डॉक्टर थे, एक वकील थे। ये हमारे लिए पृथक, हमको वकील साहब लोग कहे कि कई बार क्लाइंट आते हैं हम लोग के साथ व्यवहार कर देते हैं, केस जिताना नहीं दे, जो भी कारण हो। डॉक्टर्स की तरफ से भी यही बात आई कि इलाज होता है, इलाज के दरमियान टेंशन में या किसी कारण से मरीज के साथ लोग आते हैं, हमारे साथ व्यवहार कर देते हैं। पत्रकारों की तरफ से भी इसी प्रकार की मांग है कि हम लोग को सामने ना है भ्रष्टाचार की बातें, गड़बड़ियों की बातें, गुणवत्ता विहीन निर्माण की बातें हैं, या नीतियों से संबंधित कोई बातें हो, सामाजिक व्यवहार से संबंधित कोई बातें हो, किसानों से संबंधित बातें हो, समूह के हकों के संदर्भ में बातें हो, तो उसमें अगर पत्रकार उठा रहे हैं तो उनके ऊपर अनैतिक दबाव, आपको विज्ञापन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, कहीं मारपीट की घटना आती है, कहीं किनारे लगाने की घटना आती है, तो सही स्वच्छ पत्रकारिता करने वालों के बीच में से ये जायज मांग आती थी कि हमारी भी विशेष कानून बने। कानून तो थे, फिर भी उनको लगता था कि विशेष हमारे लिए होना चाहिए। उस 2023 के कानून में अभी भी, और कानून बदलते रहते हैं समय के साथ, ना हमारे पत्रकार साथियों को लगता है कि नहीं इसमें और कोई परिवर्तन होना चाहिए, तो हर जिले में उनकी समूह है, उनके संगठन है, तो उसमें चर्चा करके बात आगे बढ़ानी चाहिए। प्रदेश की जो आपकी इकाइयां हैं, पत्रकारों की इकाइयां हैं, अब यूट्यूबर्स का हो गया, ब्लॉगर्स का हो गया, तो इनके बीच में से बात जाके सरकार तक फिर प्रदेश लेवल पे जाए कि ये 2023 का कानून है, ये वर्तमान स्थिति है, संशोधन होना चाहिए। आप देखें कि आज वैश्विक स्तर पे स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा देश 160वें स्थान पे जी। 180 देशों में हमारा देश 160वें स्थान पे है, यानी इतना दबाव, इतनी पाबंदियां स्वतंत्र जिसे पत्रकारिता के ऊपर आकी जा रही हैं वैश्विक स्तर पे, तो कुछ तो बहुत गड़बड़ है जी, हम शायद महसूस ना करते हैं। और मेरा जो मानना है कि पत्रकार, जिनको हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं, वो स्वतंत्रता, नागरिक की स्वतंत्रता के एक प्रतिबिंब है और प्रतीक है। पत्रकारों को अगर दिक्कत जाएगी तो सिर्फ पत्रकार प्रभावित नहीं हो रहे, देश के नागरिकों की स्वतंत्रता पे घात हो रहा है। ये मेरे लिए पत्रकारों के ऊपर जो बीत रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि पत्रकार किसकी रक्षा कर रहे हैं? अपनी नहीं, समाज की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, और उन पे अगर पाबंदियां आएंगी तो आप समाज को बांध रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी, इनका कहना है 2023 में कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून जो है लागू कर दिया था। शायद लोगों को जानकारी नहीं है,
उसमें संशोधन की बात जो पत्रकार संघ करते हैं, जितने भी पत्रकार संघ बने हुए हैं, जो बार बार मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, तो आपको बता दूं कि 2023 में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। अब उसमें संशोधन की बात हो सकती है, उसे पुनः लागू करने की बात नहीं हो सकती। आचार्य विनीत मिश्रा, जमशेदपुर के लिए, अंबिकापुर।